दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आईएस पॉइंट। हमारा आज का न्यू टॉपिक है सूखा। सूखा मतलब क्या होता है? सूखा एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाती है। अब कम वर्षा तो आपने समझ लिया। वाष्पीकरण मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण मतलब सूर्य का तापमान बहुत अधिक होना, मतलब कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आपने देखा होगा कई सारी नदियाँ सूख जाती हैं। हाँ, तो उसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाना, यानी कि जलाशयों और भूमि पे जो भी जल उपस्थित है उसका जब बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होने लगता है तो भूतल पर जल की कमी हो जाती है। जैसे यदि आपके पास एक बाल्टी पानी ही है और आपने पूरे ही खर्च कर दिए तो पानी ख़त्म हो जाएगा और आपको पुनः भरना होगा। और अगर आपने उसे एकदम कड़ी धूप में रख दिया और सुबह रखने के बाद यदि शाम को देखें तो कम तो हो ही जाता है, कभी कभार आधा बाल्टी भी हो जाता है। तो ये वाष्पीकरण कहलाता है। सूखे के प्रकार, सूखे के कई सारे प्रकार होते हैं। पहला, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, इसमें बहुत लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, मतलब वर्षा तो बहुत लंबे समय तक होती है लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं होती। जैसे कभी कभार लोग कहते हैं ना, पूरा दिन टिप 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 हो रहा है लेकिन अच्छे से बारिश हो जाती है, 1 घंटा तो हो जाता, लेकिन नहीं, पूरा दिन टिप 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 होना ही है तो वो बारिश अच्छी भी नहीं होती है, कोई बाहर भी नहीं जा पाता, किसी का काम भी नहीं हो पाता है और दिमाग भी खराब हो जाता है। दूसरा है कृषि सूखा। इसमें भूमि आर्द्रता सूखा भी, मतलब इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। कृषि सूखा क्या होता है? यदि मिट्टी में आर्द्रता नहीं है तो भी मिट्टियाँ सूख जाती, मतलब कड़ी नहीं हो जाती हैं जब बहुत ज़्यादा धूप हो तो, और ऐसी मिट्टियों के फसल भी जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें कृषि सूखा कहते हैं। जल विज्ञान संबंधी सूखा, यह स्थिति तब होती है जब विभिन्न जल संग्रहण जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जल आपूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। पारिस्थितिक सूखा, जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी हो जाती है, उत्पादकता में कमी आती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में तनाव आ जाता है और यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पारिस्थितिक सूखा कहलाता है। पारिस्थितिक मतलब जो भी हम आसपास है उसे परिस्थितियाँ कहते हैं। और ये तंत्र कैसे बनता है आप लोगों को मैंने पढ़ाया था इसके पिछले चैप्टर में। तो सबसे पहले उसमें जो प्राइमरी होते हैं, मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जिन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, वो प्लांट होते हैं। यदि वो ही नहीं, उत्पादकता ही नहीं होगी तो प्राइमरी कंज्यूमर्स भी नहीं बनेंगे और जब प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही भोजन नहीं मिलेगा तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए भी अपर्याप्त होंगे। इसीलिए ये पारिस्थितिक तंत्र में तनाव आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो भारत में सूखा से ग्रस्त हैं, यानी कि ग्रसित हैं, यानी कि पीड़ित हैं, यानी कि उन्हें सूखा से प्रॉब्लम है। भारतीय कृषि काफ़ी हद तक मॉनसून वर्षा पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में जो कृषि है वो पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में
कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या में 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। यह प्रायः देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है और यदि उसी समय दूसरे कुछ भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में एक समान वेदर यानी एक समान मौसम नहीं रहता है। यदि कभी जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ रही होती है तो राजस्थान में गर्मी रहती है। और जैसे यूपी में देखिए, यूपी में दिसंबर में कितनी तेज़ ठंडी होती है, लेकिन मुंबई में एक शॉल की भी ठंडी नहीं होती है। तो इसी डिफ्रेंशिएशन के कारण यानी जितनी भी भिन्नता है उसके कारण कभी कभी दिक्कत भी होती है। कहीं पे फसल एकदम ख़राब हो जाती है तो कहीं की फसल अच्छी होती है, जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित भी होते हैं। जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही हो तथा उसी समय दूसरे सूखे से जूझ रहे होते हैं। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत अधिक व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहां ये बार बार पड़ते हैं और जहां उनका असर भी अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। अब जैसे कि नाम से ही कैसा लग रहा है, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, मतलब कि जो सूखा से बहुत प्रभावित हो। तो मानचित्र 7.8 यानी कि ये जो है ये मैप दर्शा रहा है कि जो अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं वो ज़्यादातर कौन से भाग हैं? अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय और गुजरात का कच्छ हो गया, जिसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले भी शामिल होते हैं। यहाँ 90 मिलीलीटर से कम औसत वर्षा होती है। दूसरा है अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, यानी कि अत्यधिक से तो थोड़ा कम ही है। इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल होता है। तीसरा है मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, यानी कि अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र से कम प्रभावी होते हैं, जैसे कि हरियाणा, यूपी, दक्षिण ज़िले, गुजरात के बचे हुए कुछ ज़िले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु तथा कोयम्बटूर पठार। जैसा कि इसमें मैप में बताया गया है, जो ज़ोन 1 है वो अत्यधिक है, ज़ोन 2 गंभीर, ज़ोन 3 सामान्य और ज़ोन 4 सूखा रहित क्षेत्र है। तो देख सकते हैं आप, ये जो क्षेत्र है ये अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। और जो दूसरा क्षेत्र है ये थोड़ा गंभीर होता है, मतलब उस अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र से थोड़ा कम होता है। और फिर जो थर्ड वन है ये वाला, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये सामान्य क्षेत्र होते हैं, यानी इन पे सूखा का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। और ये कुछ क्षेत्र ये सूखा रहित क्षेत्र होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं सूखे के परिणाम। अब जैसे सूखा हो रहा है तो उसके कुछ परिणाम भी होते होंगे, जैसे फसलें ख़राब हो जाती हैं तथा फसलें बर्बाद होने के कारण अन्न के उसमें जो मात्रा है उसमें भी कमी आती है, जिससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं सूखा महंगाई के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि यदि मान लीजिए चावल की बहुत सारी फसलें ख़राब हो गई या फिर गेहूं की ख़राब हो गई, तो जितने लोगों को चाहिए था उसके हिसाब से बोया गया था तो मात्रा तो कम ही उपलब्ध हुई ना। तो अब उसे अगर हम प्राइस बढ़ा के नहीं बेचेंगे तो कैसे सब तक पहुंचेगा। यदि प्राइस बढ़ाएंगे तो जो ले सकते हैं वही लेंगे और जो नहीं ले सकते हैं उन्हें अभाव में रहना होगा। तो इससे महंगाई भी बढ़ती है। दूसरा,
देखा जाए तो सबसे अधिक विध्वंसक है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों व अन्य पशुओं की मौत। मानव प्रवास होता है तथा पलायन भी एक सामान्य परिवेश है। पानी की कमी के कारण भी कुछ लोग पलायन करते हैं, क्योंकि बहुत दूर यदि जल लेने जाना होता है या फिर अगर वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे दूषित जल उपलब्ध होता है तो वो उस स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे आंत्रशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। इससे बचने के लिए वो पलायन करते हैं। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का भी दीर्घकालिक प्रभाव होता है, इसलिए सूखे से निपटने के लिए कई सारी योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। पशुओं के लिए चारे, दवाइयाँ, पेयजल का वितरण सूखे की स्थिति में ये सब करना आवश्यक होता है तथा लोगों को सुरक्षित, जो भी पशु हैं और लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना चाहिए तथा दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम भी उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल आधिक्य के क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, नदियों को जोड़ना, बांध व जलाशय आदि का निर्माण। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूस्खलन। तो भूस्खलन क्या होता है, क्या आप जानते हैं? क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क तथा कोंकण रेल पटरी पर चट्टानें गिरने से रास्ता रुकने के बारे में तो पढ़ा ही होगा, या फिर कभी तो न्यूज़ में देखा ही होगा कि ये चट्टान गिरने से यहाँ का रास्ता बंद हो गया है। तो यह भूस्खलन की वजह से होता है, जिसमें चट्टान जो है वो खिसक कर नीचे गिरते हैं। सामान्यतः भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात आदि जैसी कोई बड़ी घटना तो नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक आकस्मिक होने वाली क्रिया है। यदि कोई चट्टान किसी सड़क पे आके गिर जाती है तो इससे दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है तथा इसकी संभावना का अनुमान लगा पाना भी एक मुश्किल कार्य है। भूस्खलन को परिभाषित करना भी एक मुश्किल है, परंतु फिर भी कुछ अनुभवों के आधार पर इसकी इसे परिभाषित किया जा सकता है और इसके क्षेत्र कई सारे होते हैं। पहला, अत्यधिक सुभेदता क्षेत्र। ज़्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार, नीलगिरी इत्यादि भूकंप प्रभावी क्षेत्र जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं, वो अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्रों में आते हैं। जहाँ पे बहुत पुराने पहाड़ हों वो अधिक भूस्खलन वाले क्षेत्रों में आते हैं। वहाँ डेंजर जोन होता है क्योंकि वो टूट के गिर सकते हैं, इसलिए। फिर उसके बाद आता है अधिक सुभेदता क्षेत्र। इसमें दोनों में अंतर है, जैसे कि संयोजन, गहनता और बारंबारता। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य जैसे कि उत्तर पूर्वी के भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। मध्यम और कम सुमेधता क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि तथा अन्य क्षेत्र जैसे कि यूपी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये सब दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हैं। भूस्खलन के परिणाम क्या होते हैं? भूस्खलन का प्रभाव छोटे क्षेत्रों पर ही होता है तथा इससे बहुत अत्यधिक जान मान की हानि भी नहीं होती है। हाँ, लेकिन यदि चट्टान गिरे और रोड पे कोई गाड़ी जा रही हो तो एक्सीडेंट की संभावना तो होती ही है तथा उससे कुछ लोगों को हानि पहुंचती है और कुछ समय तक वो रास्ता भी बंद हो जाता है। क्षेत्रों के आवागमन में भी मुश्किल हो जाती है। निवारण क्या है? भूस्खलन से बचने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपाय किए जाने चाहिए। अधिक भूस्खलन वाले क्षेत्रों में बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य आदि पे प्रतिबंध होना चाहिए तथा कृषि, नदी, घाटी का काम जो है उस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर भी थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। संरचनात्मक कार्य जैसे वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा देना, जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के एक पूरक है।
आपदा प्रबंधन। अब हमने पढ़ लिया कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात आने के समय एक स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और जो परिमाण है इत्यादि वो भी मॉनिटर किया जा सकता है तथा इससे होने वाले नुकसान को हम कम भी कर सकते हैं। जलाशयों के निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुमेधता अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ जाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परंतु हर संकट है वो आपदा भी नहीं होती है। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है और इसका बेहतर उपाय इसके निवारण की तैयारियां पहले से करके रखना है। जैसे आपदा से पहले सूचना को एकत्र करना, मानचित्र तैयार करना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, तैयारी रखना, बचाव के कुछ उपाय करना। आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव कार्य करने चाहिए, जैसे जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में लोगों को निकालना, आश्रय देना, स्थल निर्माण करना, राहत कैंप लगाना, जल, भोजन, दवाइयों की आपूर्ति इत्यादि। आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों के बचाव, पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर केंद्रित करना। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे अभी बुक एकदम ख़त्म होने वाली है, लास्ट में कुछ चीज़ें हैं वो ग्रुप में आपको भेज दी जाएंगी और इसके बारे में कल मैं आपको बता दूंगी कि लास्ट में ये क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। थैंक यू एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट।